हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। एरोमेटिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं रोहित तिवारी आज आपके लिए लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 3। टॉपिक है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, और इसमें जो है हम लोग जो पढ़ेंगे वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि व्हाट इज जीपी। जीपी हमारा है क्या। ठीक है, तो जीपी देखो, नाम ही से पता चल रहा है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस किया था कि प्रोग्रेशन हमारा है क्या। ठीक है, प्रोग्रेशन क्या होता था कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ठीक है, एज पर अ डेफिनेट रूल। ये हमने बताया था कि नंबर्स का अरेंजमेंट एक अगर डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग अगर हम अरेंज करते हैं नंबर्स को, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है? तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी एक काइंड ऑफ प्रोग्रेशन है। जैसे हमारा एपी होता था, ठीक है, तो उसमें जो हमारा रूल होता था वो क्या होता था, फिक्स होता था। जो हमारा रूल था वो क्या था कि द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज सेम। ठीक है, सेम एज इन जीपी। ठीक है, जीपी के केस में हमारा क्या होता है, ठीक है, तो जीपी हमारा ये कहता है कि ये एक ऐसा प्रोग्रेशन होता है जिसमें किसी भी दो टर्म के बीच का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। किसी भी टर्म ने किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म, ठीक है, तो ये कहता है कि द प्रोग्रेशन इन विच द रेशियो ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव, ये बात याद रखना, एनी टू consecutive term is equal। ठीक है, एपी के केस में क्या होता था, डिफरेंस सेम होता था। ठीक है, और यहाँ पे क्या सेम है, रेशियो सेम है। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल एक लेकर चलते हैं फॉर। ठीक है, ये सब लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 10 में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, 9th नहीं है, 10th में है, हर एक बोर्ड में है, फिर जो है इसमें है, 11th में है। ठीक है, तो जो है फॉर एग्जांपल एक लेकर चलते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 16, फिर 32 एंड सो ऑन। देखो तो यहाँ पे एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें क्या है, पहला टर्म 2, सेकंड टर्म 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसके बीच का रेशियो देखो तो कितना है, 4/2, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसके बीच का रेशियो देखो, ये भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब दो लगातार टर्म, 8 का कॉन्जिक्यूटिव 16, 8 का कॉन्जिक्यूटिव हमारा 4 भी हो रहा है। ठीक है, तो 8/4 हमारा क्या होगा, ये भी 2 होगा। 16/8 क्या होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, और यही पैटर्न को आगे वाले टर्म भी हमारे फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंस को, ऐसे प्रोग्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बात समझ आ रहा है? ठीक, और भी एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा 3, ठीक है, 3, फिर 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243। ठीक है, एंड सो। ठीक है, देखो तो 9/3 3, 27/3। ठीक है, एक जीपी हमारा ऐसा भी हो सकता है कि कैसा भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 ले लिया। ठीक है, 2 के बाद क्या कर दिया हमने, 1 कर दिया। ठीक है, 1 के बाद 1/2 कर दिया, फिर 1/2 के बाद 1/2 के बाद 1/4, 1/8 एंड सो ऑन। यहाँ पे देखो तो क्या आ रहा है, 1/2, इसका भी डिफरेंस 1/2, इसका भी डिफरेंस 1/2, इसका भी डिफरेंस 1/2। ठीक है, फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि 2 हो रहा है, ठीक है, फिर -1 हो जाए, फिर 1/2 हो, फिर -1/3 +1/4 हो, फिर -1/8 हो, भी हो सकता है। ठीक है ना, ये भी हमारा जीपी हो गया। इसके बीच का जो रेशियो 1/2 है, ये -1/2 है। ये भी हो सकता है कि हर एक टर्म ही 2 हो। तो ये देखो, अगर कोई कांस्टेंट एपी है, एपी की बात कर रहा हूं, वो कांस्टेंट जीपी भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस भी सेम है और रेशियो भी सेम है, तो इनको जीपी और एपी दोनों के एग्जांपल में यूज कर सकते हैं हम लोग। इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 1 आएगा, इसका रेशियो क्या आएगा, -1/2। ठीक है,
तो आगे चलते हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्या है कि जो इसके बीच का जो डिफरेंस होता था एपी में, उसको क्या बोलते थे हम लोग? कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे डिफरेंस तो सेम है नहीं, यहाँ पे क्या सेम है बताओ? रेशियो। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेशियो। ठीक है, तो इसमें जो होता है क्या होता है? कॉमन रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। किसको? जो फिक्स्ड रेशियो होता है, दो किसी कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो रेशियो सेम होता है ना, उसी रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। और डिनोट करते हैं किससे? स्मॉल आर से, डिनोटेड बाय स्मॉल। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ते हैं अगला, वो है जनरल टर्म ऑफ जीपी। जीपी का जनरल टर्म। ठीक है, जनरल टर्म ऑफ जीपी, इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, जनरल टर्म। अब क्या है हमारा कि जीपी का जनरल टर्म हम कैसे निकालेंगे? जनरल टर्म का मतलब मैंने फिर से बताया था, याद करो। जनरल टर्म का मतलब एनएस टर्म। हम एनएस टर्म की बात करेंगे कि एनएस टर्म हो किसी भी जीपी का कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ओके, तो हम लोग एनएथ जनरल टर्म जहां से भी आया, इसका मतलब हो गया हम बात करने जा रहे हैं एनएथ टर्म की। एनएथ टर्म का मतलब अगर हमें एक ऐसा टर्म मिल जाए जो कि किसी भी टर्म को क्या कर दे? डिफाइन कर दे। अगर हमें चाहिए 100 टर्म तो 100 टर्म पता कर लेंगे उसी को यूज करके। अगर हमें चाहिए 50th टर्म, 50th टर्म निकाल लेंगे। अगर 11th टर्म चाहिए, 11 टर्म। अच्छा, 11.5 टर्म वो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एन जो होता है वो क्या होगा? हमेशा नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म जो होगा वो क्या होगा? 5वां टर्म होगा, 10वां टर्म होगा, 6 टर्म होगा, 15th टर्म होगा, लेकिन 15.2th टर्म नहीं होता है कभी। ठीक है, दैट्स व्हाई एन की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? ये एन जो होता है, याद रखना, एन बिलोंग्स टू ऑलवेज नेचुरल नंबर। ठीक है, जीरो भी नहीं हो सकता है। ठीक है, जीरो भी नहीं हो सकता है, नहीं निगेटिव हो सकता है, केवल और केवल नेचुरल नंबर होगा हमारा एन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा जीव मानते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी बी स्मॉल ए। स्मॉल ए ले रहे थे, अभी भी ले लेते हैं। ठीक है, एंड कॉमन रेशियो जो होगा सी आर, वो क्या है? आर। ठीक है, देन जीपी विल बी, जीपी क्या होगा हमारा? पहला टर्म क्या हो गया? ए। अब ये बताओ कि इसके अगले टर्म और इसके टर्म के बीच का जो रेशियो है आर है, तो इसमें आर से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई दिक्कत? सेकंड टर्म हमारा ए आर हो जाएगा। थर्ड टर्म ए आर में मल्टीप्लाई कर दो आर से, ए आर स्क्वायर। सिमिलरली ए आर क्यूब, फिर ए आर टू द पावर 4, सो ऑन। ठीक है, तो हम लोग एनएस टर्म कहाँ है भैया, ये बात करते हैं उस पे। ठीक है, एक पैटर्न जैसे हम लोग ने कहाँ बनाया था, एपी में जो पैटर्न बनाया था, सेम तरीके से पैटर्न हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। देखो ध्यान से। ठीक है, एक हम लोगों ने क्या बोला? टर्म नंबर 1 को ए बोला। ठीक है, टर्म नंबर 2 को क्या बोला? ए आर। टर्म नंबर 3 को क्या बोला? ए आर स्क्वायर। टर्म नंबर 4 को क्या बोला? ए आर क्यूब। टर्म नंबर 5 को क्या बोला? ए आर टू द पावर 4 बोला ना। ठीक है, तो ये बताओ कि अगर हम एनएस टर्म की बात करें, एक ऐसा पैटर्न बनाए, तो क्या सब में ए है? तो एनएस टर्म की जब हम बात करेंगे टीएन की, तो इसमें भी ए होगा। किसी को प्रॉब्लम? ये तो होगा ही होगा। ठीक है, अब आर के बारे में देखते हैं। यहाँ पे क्या है? टर्म नंबर 1 में आर का कोई भी टर्म नहीं है। कोई भी टर्म नहीं होने का मतलब ये आर टू द पावर हम जीरो भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? आर टू द पावर जीरो की वैल्यू 1 ही होगी। ठीक है, यहाँ पे जब टर्म नंबर 2 की बात कर रहे हैं तो आर का पावर कितना है? 1। जब टर्म नंबर 3 की बात करते हैं तो आर का पावर 2। जब टर्म नंबर 4 की बात करते हैं तो आर का पावर 3। 5 पे 4, तो nth पे क्या हो जाएगा? मतलब आर का पावर जो है नंबर ऑफ टर्म से एक क्या है? कम आ रहा है। दैट्स व्हाई जब हम टर्म नंबर n की बात करेंगे, nth टर्म की, तो जो आर का पावर होगा वो n से एक क्या हो जाएगा? लेस होगा। n से एक लेस होने का मतलब n माइनस, जल्दी जल्दी बोलो, n से एक कम, n माइनस 1। तो यही फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, कि nth टर्म tn जो होता है, किसी भी tn या फिर an भी बोलते हैं कई लोग। ठीक है, उससे कंफ्यूज ना होना, दोनों सेम चीज है। ठीक है, तो tn जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए आर टू द पावर n माइनस 1। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, बताओ ध्यान से। tn जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए आर टू द पावर n माइनस 1। एक हमारे पास फॉर्मूला हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट कर लेना सब लोग। ठीक है, सारी बातों को याद करते चलना, देखते चलना, कहीं भी नहीं समझ में आए फिर से देखो। ठीक है, समझ में आएगा।
बार बार चीजों को मैं रिपीट करते रहता हूँ, फिर से देखने की जरूरत वैसे नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन लेकर चलते हैं। ठीक है, कि अगर कोई एपी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों का। एपी हमारा 3, ठीक है, 3 के बाद 6 ले लेते हैं, 6 के बाद 12, फिर 24, 48 एंड सो ऑन। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये बताइए, ये एक जीपी दिख रहा है, इसके बीच का रेशियो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका 15th टर्म क्या होगा बताइए। अब 15th टर्म में मल्टीप्लाई करते रह जाओगे तो लंबा जाएगा ना भाई, ऐड करोगे तो। ठीक है, इधर से एक एक करके काउंट करते जाओगे तो फिर हमें क्या करना है, डायरेक्ट हम इसको फॉर्मूले में पुट करना है, इसलिए तो हमने निकाला था टीएन। अब हमें क्या चाहिए, 15th टर्म। 15th टर्म का मतलब T15 का मतलब A और R का पावर इससे एक कम, कितना, 14, AR टू द पावर 14। कुल लेवल पे करना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दिखाएंगे कि R की N की वैल्यू कितनी है, 15 है, फिर 15 माइनस 1 14। लेकिन अगर हमें कम्यूटेटिव में जाना है तो डायरेक्ट जो है इसको करना पड़ेगा, T15 AR टू द पावर 14। ए कितना है, ए मतलब फर्स्ट टर्म 3, ठीक है, 3 इंटू 2 टू द पावर 14। इसको इतना बड़ा है तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे इसे आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, चलो बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा। एक क्वेश्चन है कि फर्स्ट टर्म है ए, मतलब फर्स्ट टर्म है एक एपी है जिसका पहला टर्म कितना है, 2 है, ठीक है, और उसका nth टर्म की बात कर रहे हैं an, वो कितना है, 2 के पावर में ही ले लेते हैं। ठीक है, 2 टू द पावर 19 है, सपोज 2 टू द पावर 19 है, और इसका रेशियो जो है वो क्या है, रेशियो वो कितना है, ये भी 2 है, सपोज रेशियो कितना है, 2 है, तो n कितना होगा, मतलब इस जीपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, ये पूछ रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सिमिलरली सेम फॉर्मूला हमारे पास n इक्वल्स टू a r टू द पावर n माइनस 1। ये छोटे छोटे बच्चों लेवल क्वेश्चन है, मैं स्टार्ट करा रहा हूँ। ठीक है, n कितना है, 2 टू द पावर 19 इक्वल्स टू a की वैल्यू 2, r की वैल्यू 2, 2 टू द पावर n माइनस 1, 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1, इसका मतलब 2 टू द पावर n, n कितना आ गया, 19। ये कैसे आया, पर हमने पावर को कंपेयर किया है, इसका पावर 19 था, इसका पावर n था, और दोनों का बेस सेम, जब बेस सेम होता है तो पावर को कंपेयर कर लेते हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जितने इंडिसेस हैं, इंडिसेस पढ़े होंगे तुम लोगों ने क्लास 10th में, 8th में। ठीक है, इंडिसेस पढ़ा होगा, फिर और क्या पढ़ा होगा, जितनी सारी बेसिक चीजें हैं, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको, ये बार बार पढ़ाया नहीं जाएगा आपको। ठीक है, बार बार आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा रिकॉल करा दिया जाएगा, लेकिन एक जगह आपको इकट्ठा होना चाहिए सारी चीजें। ठीक है, कहीं पे भी यूज हो सकता है ये। अब जो है हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट जो है हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। ठीक है, जीपी की प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, एक एक करके, जैसे हम लोगों ने एपी में भी पढ़ा था, इसकी भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी हमारा क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहता है कि इफ, तो याद रखना, इफ ए बी सी आर इन जीपी, ये अगर जीपी में है तो जीपी का रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, देन क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर क्या होना चाहिए, एसी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो क्या हो जाएगा, इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ठीक है, फिर अगला है कि सेकंड नंबर, इन अ जीपी, अगर किसी जीपी में, ठीक है, इन अ फाइनाइट जीपी की बात कर ले हम लोग, जीपी मतलब इन अ फाइनाइट जीपी, फाइनाइट जीपी का मतलब ये सारी चीजें बताएंगे नहीं, फाइनाइट जीपी का मतलब जिसमें एन जो है क्या हो, फिक्स हो, इनफाइनाइट जीपी ना हो, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स ही ना हो। ठीक है,
फाइनाइट जीपी, फाइनाइट जिसमें 10 टर्म हो, 50 टर्म हो, 100 टर्म, पता होगा कितने टर्म्स हो है इसमें, ठीक है। तो इन अ फाइनाइट जीपी द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, इसके बारे में बताएंगे अभी, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, ये चीज वहां पे भी थी, एंड इज इक्वल। वहां पे क्या था, याद करो, वहां पे प्रोडक्ट नहीं था, वहां पे क्या था, यही चीज सम था। वहां का मतलब एपी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। वहां पे फाइनाइट एपी था, वो कह रहा था कि सम ऑफ टर्म्स, मैंने बताया था ना, याद करो, कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इक्वल्स टू सम ऑफ सेकंड टर्म एंड सेकंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म एंड थर्ड लास्ट टर्म एंड सो ऑन, बताया था। मतलब अगर वो इक्विडिस्टेंट पे है तो उनका जो सम होता था वो क्या होता था, इक्वल होता था। अब यहाँ पे क्या है, इक्विडिस्टेंट है तो उनका प्रोडक्ट इक्वल होगा। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि अगर T1 को Tn से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, वो जो होगा वो T2 इंटू Tn-1 के इक्वल होगा, और वही T3 इंटू Tn-2 के इक्वल होगा, T4 Tn-3 के इक्वल होगा, एंड सो ऑन। एग्जांपल लेकर देख लेते हैं, ठीक है, ज्यादा क्लियर होगा। जैसे सिंपल सा 3 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, फिर 12, फिर 24, ठीक है, और फिर 48। सिंपल सा एग्जांपल लेकर चलते हैं, ठीक है। ये जीपी है, दिख रहा है ना, 6 2 3 2 6, 6 2 12, इसका आर क्या है, 2 है, ठीक है। तो इसमें कितने टर्म है जीपी में, 5 टर्म्स, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि पहला का और आखिरी का जो प्रोडक्ट होगा वही जो है सेकंड और सेकंड लास्ट का होगा, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई करके देखो, 48 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 8 3 24, 3 4 12, 12 प्लस 2 14, 144, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, अगर 24 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये भी 144 आया और ये भी 144 आया। अब कहोगे कि सर ये बताइए कि अगर, ठीक है, ये तो इसके साथ तो कोई नहीं है, तो इसका क्या होगा। तो याद रखना, जब भी अगर कोई बीच में टर्म बच जाए, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो, तो इसके मिडिल टर्म का जो स्क्वायर होता है वो होता है इक्वल। इसका मतलब 12 इंटू 12 कर देना है। अभी मैंने पढ़ा था ना, ये देखो, एक बहुत बड़ा सा जीपी है, उसमें से किसी भी 3 टर्म को कहीं से भी निकाल दोगे ना, तो वो भी एक जीपी ही होगा। किसी भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म को निकाल दो, वो क्या होगा, एक जीपी होगा। और हमने पहला प्रॉपर्टी में बताया था, क्या बताया था, कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इफ ए बी सी आर इन, अगर ए बी सी एपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, इसका मतलब ए और सी का जो प्रोडक्ट होगा वो बी के स्क्वायर के इक्वल होगा, बताया था। तो वही तो यहाँ पे अप्लाई होगा। ये देखो, ये तीनों जीपी में हो गए, तो 6 इंटू 24 जो होगा वो 12 के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा ना। इसका मतलब जीपी की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, ठीक है। बात समझ आ रहा है। इसका मतलब कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इक्वल्स टू सेकंड एंड सेकंड लास्ट टर्म, और अगर कहीं पे बीच में भी एक ऐसा टर्म आ जाता है जो कि अकेला है, तो वो खुद के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। उसके स्क्वायर कर दो और इनका प्रोडक्ट दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर कितना था ये, प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक। प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है। इफ each term of a GP is multiplied or divided by a constant और a number की बात कर लेते हैं, ठीक है। The resulting sequence is also GP, ठीक है। जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो भी किस में हो जाएगा, जीपी में होगा। इसका मतलब याद करो, एपी में भी फिर से
वहां पे याद करना कि जब हम एपी में किसी कांस्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे तो भी वो एपी में होता था, लेकिन जीपी के केस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे चेंज हो जाएगा, वो जीपी नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी जीपी में किसी कांस्टेंट से उसके हर एक टर्म में मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो अभी भी वो किस में रहेगा, जीपी में रहेगा। ठीक है, वहां याद करो ऐड और सब्ट्रैक्ट भी था, यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं, सबको अच्छे से समझेंगे हम लोग। ठीक है, टेंशन न लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लेते हैं, वही ले लेते हैं एग्जाम्पल छोटा सा, 3 6 12 24 एंड 48 एक जीपी है। इसमें किसी से मल्टीप्लाई करो, छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 से इजी रहेगा। ठीक है, 2 से कर लेते हैं, तो 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे में हर एक टर्म में, ठीक, तो क्या हो रहा है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 2 जा 48 2 जा, बताओ भैया, 96, 96 हो रहा है। अब देखो ये जीपी में हो रहा है कि नहीं, रिजल्ट सीक्वेंस बन रहा है, 12/6 2 24 अपॉन, ठीक है। अरे एक और बात याद रखना कि आर यहाँ पे लिख लेना, आर विल रिमेन सेम। ठीक है, आर विल रिमेन सेम, इसका मतलब कि अगर वो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा वो जीपी बनेगा और उसका आर भी चेंज नहीं होगा। देखो पहले में भी आर कितना था, 2 था, अभी भी कितना है, 2 है, लेकिन एपी में ऐसा नहीं होता था, क्या होता था देख लेना। ठीक है, ओके। अच्छा, अब बोला कि सर आपने तो सिंपल 2 से याद किया हुआ होगा, मल्टीप्लाई कर दिया, किसी और से करके दिखाइए। चलो हम लोग किसी और से कर लेते हैं। ठीक है, 3 से कर लेते हैं, 3 से करने में थोड़ा सा लंबा जाएगा इसलिए नहीं कर रहे हैं, 1/3 से करके देखते हैं। 2 से ही क्यों करें, 1/3 भी तो कांस्टेंट है, 1/3 से करके देखते हैं। ठीक है, तो 1/3 से जैसे ही हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1/3 से, तो 1/3 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो 1/3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4, 3 नहीं, 3 4 जा 12। ठीक है, फिर 8 3 जा 24, फिर ये 15 3 जा दिस। अब देखो तो रिजल्टेंट सीक्वेंस क्या बन रहा है, ये भी जीपी बन रहा है, 1 2 4 8 4 2/1 2 4/2 2, अभी भी रिजल्ट आर हमारा 2 ही है, और ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बन रहा है ये भी क्या बन रहा है, जीपी में बन रहा है, तो इसका प्रॉपर्टी भी चेंज नहीं हो रही है और उसका आर भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है हमारा, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 कह रहा है कि इफ ईच टर्म ऑफ अ जीपी इज रेज्ड टू अ पावर is raised to a power, ठीक है, हर एक टर्म को, मतलब कोई जीपी है, कहने का मतलब इसका ये है कि अगर कोई जीपी है उसके हर एक टर्म में सेम पावर को हम क्या कर दे, रेज कर दे। ठीक है, मतलब सबको स्क्वायर कर दे, सबको क्यूब कर दे, सबका पावर 4 कर दे, तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस बनेगा वो भी क्या बनेगा, जीपी में बनेगा। ठीक है, तो ठीक है, रेज टू द पावर बाई द सेम नॉन जीरो नंबर, याद रखना नॉन जीरो नंबर, क्योंकि जैसे जीरो से मल्टीप्लाई पावर देंगे तो सब वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, सेम नॉन जीरो नंबर। ठीक है, रिजल्टिंग सीक्वेंस विल ऑल्सो बी ईपी। बात समझ आ रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है ये एग्जांपल से देखते हैं, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, 3 6 12 24 48। ठीक है, अब इसका जो है पावर रेस करो, पावर बढ़ा के कर दो, क्या इसका, दो करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं हर एक टर्म को, हर एक टर्म को क्या कर लेते हैं हम, स्क्वायर कर लेते हैं, देखो तो। ठीक है, स्क्वायर कर लेते हैं, तो अब देखो क्या बनेगा, ये जीपी बन रहा है कि नहीं, चेक करते हैं, 6 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, 6/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ देखो 12
का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर, पावर सेम, तो ये 12 अपॉन 6 क्या हो जाएगा, ये भी 2 का स्क्वायर, 48 अपॉन 24 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर। देखो सबका पावर कितना आ रहा है, सबका जो रेशियो आ रहा है कितना आ रहा है, 2 का पावर 2 आ रहा है। इसका मतलब ये भी क्या बन रहा है, जीपी बन रहा है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि जितना ही पावर हम रेज कर रहे हैं उतना ही उसका आर भी मल्टीप्लाई, पहले आर कितना था 3 6 12 वाले में 2 था, अब कितना हो जा रहा है, हमने पावर सबका 2 ऐड किया, 2 रेज किया, ठीक है। तो इसका रिजल्टिंग सीक्वेंस जो हो रहा है उसका जो आर है वो भी 2 से रेज हो रहा है इसका पावर। इसका मतलब कि यहाँ पे लिख लो कि r जो हो जाएगा वो चेंज होके क्या हो जाएगा, r टू द पावर n हो जाएगा। n क्या है, जो हम रेज कर रहे हैं पावर को। बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब जो है अगला जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ठीक है। अगला ये कह रहा है कि अगर 2 जीपी है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है। ये याद रखना कि अगर 2 जीपी है, जीपी 1 एंड जीपी 2, 2 जीपी है, ठीक है, ये है 2 जीपीस, ठीक है। अगर इन दोनों के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं और इसका नंबर ऑफ टर्म क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, याद रखना। या फिर जीप, हाँ, नंबर ऑफ टर्म क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो 2 जीपी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो आएगा वो भी एक जीपी होगा, लेकिन वो एक तीसरा जीपी बन जाएगा, वो कहना चाह रहा है, ठीक है। ये बात को याद रखना। और अगर कोई एक जीपी है जीपी 1, उसको दूसरे जीपी से अगर हम डिवाइड करते हैं तो भी एक थर्ड जीपी बनेगा। मतलब मल्टीपल 2 जीपी को मल्टीप्लाई कर लो या फिर उनको क्या कर लो, डिवाइड कर लो, तो भी जो है रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या बनेगा, एक जीपी बनेगा। तो इतना याद रखना बस, ठीक है। चलो, और खुद से इसको प्रूव कर लेना, ठीक। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि इफ a1 a2 a3 डॉट 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 an आर इन जीपी, ठीक है। ये बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया है इसी प्रॉपर्टी से, और ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना। अगर बोल रहा है कि a1 a2 a3 अप टू an तक ये क्या है, जीपी में है, ठीक है, ओके, जीपी ऑफ मतलब पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। मतलब कि वो क्या कह रहा है कि ये जो है क्या होने चाहिए, ये सारे टर्म जो होने चाहिए वो पॉजिटिव भी होने चाहिए, क्या होने चाहिए, पॉजिटिव भी होने चाहिए। ये पहला प्रॉपर्टी है, मतलब पहला कंडीशन इसके साथ है कि ये सारे टर्म्स क्या होने चाहिए, कौन मतलब पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए बताऊंगा, ठीक है। देन ये कह रहा है कि log a1 कॉमा, अगर इसमें log लगा दिया जाए विथ सेम बेस a2, ठीक है, log a3 डॉट 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 log an, ये भी जीपी में हो जाएंगे, होंगे ना? नहीं, ये जो हो जाएगा एपी में हो जाता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। यहाँ पे बच्चों का ध्यान नहीं जाता और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और वहां पे वो क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। वो दे देगा कि दिस इज आर इन जीपी, ठीक है। तो प्रूव करो कि ये प्रॉपर्टी होगा। भी आगे क्वेश्चन आएंगे, कराऊंगा मैं इस पे क्वेश्चंस, ठीक है। तो कह रहा है कि log a1 log a2 log a3 डॉट डॉट log an वो किस में हो जाएगा, एपी में होगा। एपी में होने का मतलब प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, करेगा ना, ठीक है। कैसे होगा भी देखते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे a1 a2 a3 टू एन ये क्या होना चाहिए, जीपी में होना चाहिए। और सारे पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों होने चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, लॉग, और लॉग के साथ एक्सेप्टेबल क्या है, लॉग का डोमेन क्या होता है, लॉग का डोमेन, लॉग का डोमेन कोई भी पॉजिटिव नंबर होता है, निगेटिव नंबर्स को एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। मतलब लॉग में अगर लॉग है, ठीक है, लॉग ए बेस बी है, तो ये हमारा ए जो होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये पढ़ाएंगे आगे चल के कि लॉग का ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, 0 पे वो डिफाइंड नहीं होता है, 0 से ज्यादा वाला एक्सेप्ट करता है वो चीजें, ठीक है। चलो, तो इसको हम लोग थोड़ा प्रूफ करके देख लेते हैं कि आता कैसे है, ये कैसे आ रहा है ये। आप कैसे कह सकते हैं सर कि ये एपी में हो रहा है, ठीक है। तो भैया
प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। ठीक है, दिखाते हैं अभी कैसे। अगर वो A1 A2 A3 GP में है, इसका मतलब हमें ये पता है कि A2 अपॉन A1 इक्वल्स टू A3 अपॉन A2 इक्वल्स टू A4 अपॉन A3 एंड सो ऑन। ये तो पता है क्योंकि वो GP का क्या है, लॉ है भाई, GP का लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या है, हमने बोला AP में है, AP में इसका मतलब AP को फॉलो कर रहा होगा। AP क्या कहता है कि दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होता है, इसका मतलब AP के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए log A2 माइनस log A1 इक्वल्स टू log, ये बस दो ही टर्म को प्रूफ कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, A3 माइनस log A2, बस इतना ही प्रूफ करके दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे सर। ये तो प्रूफ हो गया, बचा क्या इसमें, log m माइनस log n, पढ़ा होगा log m अपॉन n, मतलब A2 अपॉन A1 होता है ना, इक्वल्स टू log A3 अपॉन A2। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बच्चे करते हैं इसको काट देते हैं, काटते नहीं है, कंपेयर करते हैं। ये बेस सेम है, हमने बताया था सेम बेस लिया था हमने। ठीक है, तो जब बेस सेम, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। इसका मतलब A2 अपॉन A1 जो हो गया वो किसके इक्वल हो जाएगा, A3 अपॉन A2 के, और यही हमारा क्या था, R था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी हमारी किसकी, लॉग की। ठीक है, चलिए अब जो है आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी पढ़ेंगे, और उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। तो ये दो टॉपिक्स हमारे बचे हैं इसमें, इसको भी देखते हैं भी हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। इसका क्या फॉर्मूला, इसको देखते हैं। ठीक है, जीपी के n टर्म्स का सम। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है तो लिख देना Sn इक्वल्स टू AR टू द पावर AR टू द पावर n Sn इक्वल्स टू AR टू द पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। ये भी हम लोग उसको प्रूव भी करेंगे, देखते हैं कैसे आता है। ठीक है, ध्यान से देखो, याद है कार्ल गॉस मेथड, कार्ल गॉस मेथड, कार्ल गॉस नाम का एक बच्चा था, वैसा ही कुछ इसमें भी करेंगे। ठीक है, ये भी उनका ही कॉन्सेप्ट है। ये क्या है कि हम लोग Sn लिख देते हैं, Sn इक्वल्स टू A प्लस AR स्क्वायर अप टू कहां तक, AR टू द पावर n माइनस 1 तक, यहां तक चाहिए हमें वैल्यू। ठीक है, यही तो चाहिए हमें, चाहिए तो यही हमें। ठीक, तो हम लोग काम क्या करते हैं कि इसी Sn को हम लोग क्या कर देते हैं, R से मल्टीप्लाई कर देते हैं हर एक टर्म को, R इंटू Sn। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक टर्म को छोड़ दो, काम करो वो एक टर्म छोड़ के लिखते हैं अभी। ठीक है, पहला टर्म में R से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, AR आएगा ना, तो यहां पे लिखो AR के नीचे जस्ट वर्टिकली। ठीक, फिर इस AR में R से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, R स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे R स्क्वायर है तो यहाँ पे क्यूब आता, यहाँ पे भी क्यूब होता। ठीक है, डॉट डॉट, यहाँ पे भी आएगा AR टू द पावर n माइनस 1, किसका आता, यहाँ पे जो AR टू द पावर n माइनस 2 होता ना इसके जस्ट पहले वाला, उससे अगर हम R से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आता, और अगर इसमें हमने R से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा AR टू द पावर n हो जाएगा, AR टू द पावर n हो जाएगा, और इसको आप क्या कर दो, वर्टिकली सब्सट्रैक्ट कर दो। वर्टिकली सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Sn माइनस R इंटू Sn, लिख सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो है तो ये डायरेक्ट A आ जाएगा, और ये माइनस होंगे सारे टर्म्स, ये कैंसल आउट, ये कैंसल आउट, ये कैंसल आउट, ये सारे टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, तो यहाँ का A और यहाँ वाला AR टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा A माइनस AR टू द पावर n, ये बच जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम काम क्या करेंगे कि Sn कॉमन ले लेंगे, तो Sn इंटू 1 माइनस R इक्वल्स टू, यहां से A कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस R टू द पावर n हो जाएगा। अब यही आ जाएगा, इसके बाद ये कर लेना। ठीक है, Sn इक्वल्स टू AR टू द पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, डायरेक्ट आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, R माइनस n R टू द पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 भी लिखते हैं, और इसको A
इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, ये जनरली उस केस में यूज करते हैं जब हमारा आर क्या हो, 1 से बड़ा हो, और ये आर 1 से जब छोटा हो तो इसको यूज करते हैं जनरली। ठीक है, दोनों में आंसर सेम आता है। ठीक है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए स्कूल लेवल पे ये बता दिया जाता है कि जब हमारा 1 से क्या हो, बड़ी वैल्यू हो, तो ये फॉर्मूला यूज करो आर की, और लेकिन दोनों ही केस में आंसर सेम आता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही चीज है, कुछ भी चेंज नहीं है। इसमें से माइनस कॉमन लो तो ये आ जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन लो ये आएगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत कोई भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक और टॉपिक बचा हमारा, क्या बचा? ठीक है, तो वही पढ़ा देता हूं आज। ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी। ठीक है, अब इसमें हमारा दो कंडीशन बनेगा। क्या बनेगा? ध्यान से देखना। ठीक है, इसमें हम आर के लिए बात करेंगे। इफ आर इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, और इफ आर इज लेस देन 1, ठीक है, इसका मतलब ये इंक्रीज हो रहा होगा और ये डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, ये और कम होता जाएगा। ठीक है, इन दोनों केसेस की बात करते हैं। जब हमारा आर ग्रेटर देन 1 होगा ना, ठीक है, तो कोई भी जीपी है, इसमें अगर आर की वैल्यू रेशियो अगर बढ़ता जा रहा है, तो अगर इनफाइनाइट टर्म्स का सम अगर हमें निकालना होगा, तो उस जीपी का जो सम होगा वो क्या आ जाएगा? डायरेक्ट इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, और अगर हमारा आर क्या हो? लेस देन 1 हो। यही इंपॉर्टेंट है, ये कोई पूछता नहीं है, यही इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा आर लेस देन 1 हो, ठीक है, तो उस केस में जो फॉर्मूला होता है वो होता है a अपॉन 1 माइनस आर। एसन क्या हो जाता है? एस इनफाइनाइट a इंटू 1 माइनस आर। क्यों होता है भाई? तो देखो ध्यान से, होता क्यों है कि a, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, इसको 1 माइनस आर बना लेंगे बाद में। ठीक है, यही है। अब ये बताओ कि अगर, चलो इसको 1 माइनस आर लिख देते हैं। ठीक है, 1 माइनस आर। अच्छा ये बताओ कि r का पावर n जो है ना, ठीक है, n है, और n क्या है? इनफाइनाइट। तो r का पावर इनफाइनाइट कितना हो जाएगा बताओ तो? r का पावर इनफाइनाइट, r का पावर इनफाइनाइट हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा तब, इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तब, जब हमारा r क्या हो? तो इसके हमारा इनफाइनाइट आ गया। ठीक है, लेकिन r की वैल्यू अगर क्या है? 1 से छोटी है, तो अगर r की वैल्यू अगर छोटी है और उसका पावर अगर रेज करते जा रहे हैं ना, तो 1 है, 1/2 है, 1/2 का पावर 1, 1/2 का पावर 2, 3, तो जैसे ही पावर बढ़ाते जाएंगे नीचे वाले डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, न्यूमरेटर क्या रहेगा? डिनोमिनेटर जो है बढ़ता जाएगा, और जैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा ओवरऑल वैल्यू क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये वैल्यू जो है, इसका डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाएगा न्यूमरेटर के कंपैरिजन में, जिसको हम लोग टेंड्स टू जीरो, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मान लेते हैं कि अप्रॉक्स में क्या जाता है, ये एग्जैक्टली जीरो नहीं होता है, लेकिन इसको हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये एग्जैक्ट अप्रॉक्स में जीरो का अप्रोच करेगा। दैट्स वाई 1 माइनस जीरो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसको, और ये आर, इस आर को हमने क्यों नहीं हटाया? क्योंकि ये जो है एक वैल्यू देगा, फिक्स वैल्यू, आर की वैल्यू 1/2 कुछ भी रहेगा, तो एक फिक्स वैल्यू देगा। ये जो है क्या आ जाएगा? जीरो का अप्रोच करेगा, क्योंकि हम इनफाइनाइट ले रहे हैं आर की वैल्यू, आर का पावर। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? a इंटू 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस आर। तो यही तो आएगा, यही तो है। दैट्स वाई हमें क्या याद रखना है? हम लोग क्या कर रहे हैं, समराइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। हमने पढ़ा जीपी। ठीक है, जीपी में क्या पढ़ा? सबसे पहला जनरल टर्म निकालना। जनरल टर्म में हमने पढ़ा था कि एन जो होता है, मतलब टीएन जो होता है, वो ए आर टू द पावर एन माइनस 1। इसका मतलब जो आर का पावर होता है वो नंबर ऑफ टर्म से एक कम होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले पढ़ा था कि अगर ए बी सी जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने ये पढ़ा कि अगर अगर कोई जीपी है, ठीक है, अगर कोई जीपी है, उसके हर एक टर्म में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा वो भी जीपी में होगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने पढ़ा कि अगर कोई जीपी है, ठीक है, अगर कोई जीपी है, उसका पहला टर्म और आखिरी टर्म का जो प्रोडक्ट होगा वही सेकंड एंड सेकंड लास्ट का होगा, वही थर्ड एंड थर्ड लास्ट का होगा। ये पढ़ा था, मतलब अगर इक्विडिस्टेंट पे है तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट इक्वल होगा। ठीक है,
इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर कोई जीपी है, 2 जीपी हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा वो भी जीपी होगा, और उनको डिवाइड करते हैं तो भी जीपी बनेगा, ठीक है? इसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर A1, A2, A3 अप टू AN तक अगर किसमें है, जीपी में है, तो अगर उसका लॉग ले लिया जाए, लॉग A1, लॉग A2, लॉग A3 अप टू लॉग AN तक, तो ये किसमें आ जाएगा, एपी में हो जाएगा, ठीक है? यहाँ तक पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि सम ऑफ जीपी की बात किया था, ठीक है? सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला था SN इक्वल्स टू AR टू द पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, या फिर A इंटू 1 माइनस R टू द पावर n अपॉन 1 माइनस R, यहाँ तक पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, तो उस केस में हम लोग ने 2 कंडीशन बनाया था, जब हमारा r ग्रेटर देन 1 हो, तो जब हमारा r 1 से बड़ा होगा, तो उस केस में हमारा जो इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का जो जो होगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट ही हो जाएगा, ठीक है? और अगर r लेस देन 1 है, तो उस केस में हमारा जो सम ऑफ जीपी होगा वो a अपॉन 1 माइनस r होगा, ठीक है? थैंक यू क्लास। अगले क्लास में हम लोग जो है बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।